नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और यहाँ पे आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो कि आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। ये मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने अब भारतीय ओलंपिक का पदक विजेता की कुछ लिस्ट है दोस्तों जो आपके सामने आने वाली है। इसको पूरा देखिए, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में आपको देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। देखिए, टोक्यो हम बात करें, टोक्यो जो आपका पैरालंपिक 2020 हुआ था उसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। और किसमें? महिला 49 किलोग्राम भारोत्तोलक, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। वहीं अगर हम बात करें टोक्यो 2020, लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक जीता था महिला बेल्टर वेट में, ठीक है। जो वेट की बात थी यहाँ पे 64 से लेके 69 किग्रा तक। वहीं बात करें टोक्यो 2020, पीवी सिंधु कांस्य पदक महिला एकल बैडमिंटन में। वहीं टोक्यो 2022 में रवि कुमार दहिया रजत पदक विजेता थे पुरुष फ्रीस्टाइल 57 की किग्रा कुश्ती में। और टोक्यो 2022 भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जो है हासिल किया था पुरुष हॉकी में। टोक्यो 2022 बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक हासिल किया किसमें? पुरुष 65 किग्रा कुश्ती में। टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक विजेता पुरुषों का भाला फेंक, ठीक है। तो पुरुषों के भाला फेंक तो ये रहा टोक्यो 2020 के बारे में, जिससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता कौन है, या कांस्य पदक विजेता कौन थे, या पीवी सिंधु की बात पूछ लिया जाए तो पीवी सिंधु को किसमें कौन सा पदक हासिल हुआ था? टोक्यो 2020 में कांस्य पदक हासिल हुआ था और महिला एकल बैडमिंटन में। वहीं अगर हम बात करें कि पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा कुश्ती में रजत पदक कौन हासिल किए थे? रवि कुमार दहिया हासिल किए थे। चलिए भैया, अब तो रहा आपके टोक्यो 2020 के बारे में बात। अब आगे चले, जो आपका टोक्यो पेरिस पैरालंपिक 2024 हुआ है उसमें कौन कौन से लोग पदक जो है हासिल किए। ठीक है, पेरिस 2024 में मनु भाकर कांस्य पदक विजेता है महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। पेरिस 2024 मनु भाकर और सरबजोत सिंह कांस्य पदक विजेता है मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। पेरिस 2024 में स्वप्रिले कुसाले कांस्य पदक विजेता है पुरुषों की 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन शूटिंग में। पेरिस 2024 भारतीय हॉकी टीम को कौन सा पदक? कांस्य पदक मिला और पुरुष हॉकी में। पेरिस 2024 नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला और पुरुषों का भाला फेंक में। पेरिस 2024 में अमन सरहावत को कांस्य पदक और पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा कुश्ती में। तो ये रहा दोस्तों कुछ लिस्ट जो कि यहाँ पे टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक के बारे में है कि कौन लोग ने कौन सा पदक जो है यहाँ पे हासिल किया। तो देख लेंगे तो दोस्तों, तो इससे आपके 1-2 नंबर जो है परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। सबसे पहले DRDO ने भारतीय हल्के टैंक जोरावर के लिए प्रारंभिक क्षेत्र प्रशिक्षण पूरे किए। बिजाग में नई पनडुब्बी एस्केप प्रशिक्षण सुविधा विनेत्रा का शुभारंभ जो है किया गया। ICMR ने पहली बार मानव क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए साझेदारी जो है वो की। अपेडा ने भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ाने के लिए लुलु ग्रुप के साथ साझेदारी की। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने करंट के प्रश्न जो अभी हाल में आपके सामने जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। पहला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में, अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले प्रश्न की, तो यहाँ पे हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, डॉक्टर BR मणि या डॉक्टर दिलीप राजगुरु। तो बिल्कुल दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में यहाँ पे बुक का जो है लॉन्चिंग इवेंट में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह बुक में गुप्त साम्राज्य से संबंधित और इस किताब के लेखक संजीव कुमार हैं। किताब में खास बात यह है कि भारत के सबसे ऐतिहासिक और प्रभावशाली कालों में से एक गुप्त काल से जुड़ी कई रोचक बातों को इसमें जो है लिखा गया है। इस पुस्तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने भी सराहना जो है इसकी की है।
तो बिल्कुल इस पुस्तक में आपको बता दें, जो एक पुस्तक है आपकी ट्रेजर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर नामक पुस्तक जो है, इसमें गुप्त काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एवं गुप्त काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां हैं। हम बात करें ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो है राजीव कुमार के द्वारा जो है इसको जो है लिखा गया है। ठीक है भैया, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि सीज का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे लल्लन टॉप बातें कही गई है, ये आपके हम बात करें अगर यहाँ पे तो रेलवे के लिए आपके रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, एसएससी के कोई भी एग्जाम की बात कर ले हम, या एसएससी एमटीएस हुआ, एमटीएस या एसएससी जीडी इत्यादि एग्जाम के लिए प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि सीज का पूर्ण रूप क्या होता है। सीज का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हम बात करें यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होगा इसका पूर्ण रूप होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो जय हिंद का नारा जो है वो दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ये भी नारा जो है किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ये भी नारा जो है दिया गया था। चलिए एक बार फिर से सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं कि सीज का पूर्ण रूप क्या होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा भी ये नारा जो है वो दिया गया था। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह शुरू हुआ है। कतर, कुवैत, ओमान या संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो भारत और ओमान संयुक्त अभ्यास जो है जिसका नाम है अल नजाह नजा के 5वें संस्करण, बिल्कुल दोस्तों अभी जो शुरू हुआ है इसका जो है 5वां संस्करण का जो है शुरुआत हुआ है। 5वां संस्करण का शुरुआत जो है वो हुआ है। और कहाँ पे हुआ बता दें, अगर 5वें संस्करण के भारतीय सेना के टुकड़ी जो है रवाना हो गई। यह अभ्यास जो है आपका 13 से लेके, बिल्कुल दोस्तों ये जो अल नजा अभ्यास है ये 13 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक जो है ये कंडक्ट होने वाला है। और तक ओमान के सालाहार में रबकूर प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसका अगर हम राइट जवाब की बात करें यहाँ पे तो इसका राइट जवाब ओमान होगा। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बात करें अगर तो यह अभ्यास जो है अल नजाह 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित जो है किया जाता है। और अल नजाह की बात करें तो 2015 से ही भारत और ओमान के बीच जो है हर 2 वर्ष के बाद जो है इसको आयोजन जो है किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जो है जो पिछली बार हुआ था वो राजस्थान के महाजन में आयोजित जो है किया गया था। ठीक है, पिछली बार राजस्थान के महाजन में और इस बार जो है ओवाम में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा। चलिए भैया आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश बंधु की उपाधि जो है वो संबंधित है। देश बंधु की उपाधि जो है किसको दी गई थी। तो यहाँ पे चित्तरंजन दास को, किसको भैया, चित्तरंजन दास को जो है वो देश बंधु की उपाधि जो है चित्तरंजन दास को जो है वो दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा जो है कब दिया था। यहाँ पे बात की जा रही है कि किस सन में जो है दिया था। तो 1983 में दिल्ली चलो का नारा जो है वो दिया था। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। कायदे आज़ाद जो है वो किसे कहा जाता है। यहाँ पे बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद जो है वो कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कहा गया, किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने का जो है निर्णय लिया है।
मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो उड़ीसा कैबिनेट ने, बिल्कुल उड़ीसा कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में राज्य के पर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण सहित 3 प्रमुख प्रस्तावों को भी जो है मंजूरी दी है। यह निर्णय यहाँ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई है। जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया है और कैबिनेट ने उड़ीसा पूर्व अग्निवीरों समान सेवाओं में भर्ती नियम 2024 के निर्माण को भी जो है मंजूरी यहाँ पे दी है। फिलहाल आपको जो है अपडेट यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% जो है आरक्षण यहाँ पे लागू किया है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने, बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दोस्तों, ये जो प्रश्न है लल्लन टॉप में आपके एसएससी, एमटीएस, जीडी इत्यादि छोटी जो परीक्षाएं होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वो कहाँ पे है। चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पे है, तो गोरखपुर में। कहाँ पे है, गोरखपुर में ये स्थल जो है वो गोरखपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है। तो ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल भैया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चीजें जो है कही गई थी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे कि हु लाइव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। बिल्कुल दोस्तों ये जो है किसके द्वारा कहा गया था, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था कि हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है। तो बिल्कुल तो यहाँ पे अगर फिर से देखिए कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है, गोरखपुर में। किसने कहा कि मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है या जाग उठेगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लाइव्स इन इफ इंडिया डाइज। तो किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन को भी कहा था। चलिए भैया आगे चलें। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, कैबिनेट ने उड़ीसा पूर्व अग्निवीरों नियम 2024 के निर्माण को अपनी मंजूरी दी है। राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु। दोस्तों बिल्कुल ये इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि यहाँ पे 12 सितंबर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में वाली कैबिनेट ने राज्य के वरीय सेवा में पूर्व अग्निवीरों के 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। और पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस, वन रक्षक, अग्नि समक सेवा और आबकारी बल विभाग में रिक्तियों का 10% आवंटित आरक्षण देने संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी जो है यहाँ पे दी गई है। तो चलिए भैया आगे चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिल्कुल भैया यहाँ पे अग्निवीरों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, खास करके उनके लिए जब सामने देखिए 104 साल नौकरी करने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर उनके लिए एक बड़ी अपडेट है, अच्छी खबर है कि उनको 10% का आरक्षण दिया गया। उसके अलावा जो है 3 वर्ष की जो है उनको छूट भी यहाँ पे दिया गया। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि जो है कहा जाता है। बिल्कुल किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है, तो सिंधु काल की। बिल्कुल भैया सिंधु काल की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं, सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। पंजाबी भाषा किस लिपि में जो है लिखी जाती है, गुरुमुखी। बिल्कुल पंजाबी भाषा जो है वो कुछ लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा का वर्णन किया जाता है, लिखी जाती है। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख जो है किया गया है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो 18 लिपियों का जैन सूत्र में उल्लेख जो है किया गया है, ठीक है। फिर से सही प्रश्न देखिए कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है, सिंधु काल की लिपि को। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, 18 लिपियों का उल्लेख जो है जैन सूची में किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि केंद्रीय मीठा जल जीवपालन अनुसंधान संस्थान सीफा में किस केंद्रीय मंत्री ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की है। अनुप्रिया पटेल ने, जयंत चौधरी ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, राजीव रंजन सिंह ने। बिल्कुल अगर हम बात करें केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं राजीव रंजन सिंह ने यहाँ पे भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मीठा जल जीवपालन अनुसंधान संस्थान सीफा में रंगीन मछली मोबाइल ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, राजीव रंजन सिंह होगा, जो कि क्या है
बता दें आप सभी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं कौन? राजीव रंजन। इन्हीं के द्वारा ही रंगीन मछली मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। फिलहाल चलिए आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, अशोक के शिलालेख क्या लिपि है? अशोक के शिलालेख की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो अशोक के शिलालेख लिपि की अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा है। कौन सी? तेलुगु। अगला, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम जो है वो बोली जाती है? बांग्ला। ठीक है, कौन सी भाषा भैया? बांग्ला भाषा। फिर से एक बार सही प्रश्न देखिए कि अशोक के शिलालेख की क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम जो है बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा जो है वो अधिकतम बोली जाती है। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पे, कि हाल ही में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का जो है उद्घाटन किया है। वह निम्न से किसको समर्पित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें आपके पर्यटन मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने गांधी दर्शन राजघाट में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का जो है उद्घाटन है किया है। रेल मंत्रालय द्वारा दान की गई इस अनूठी प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के युग में एक सर्वाधिक बहार रेलवे कोच जो है दिखाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो समर्पित है रेलवे कोच का उद्घाटन किया और निम्नलिखित किसको है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भैया आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है उसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो उसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो 1988 में सॉरी 1988 में उसकी जो है शुरुआत की गई थी। बात करें मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम जो है वो इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। तो एक बार सही प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे कब हुई थी? 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि दूसरी एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है किस स्थान पर किया जा रहा है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई में? तो बिल्कुल नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो है आपका किया गया वो 11 से लेके 12 सितंबर तक, और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थापित जो है वो किया गया? बिल्कुल इज्जत नगर। कहाँ पे दोस्तों? इसका राइट जवाब क्या होगा? इज्जत नगर में जो है वो स्थापित जो है वो किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय खनन विद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पे स्थित है? धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की? तो रविंद्रनाथ ने। किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ ने इसकी स्थापना जो है किसने की थी? रविंद्रनाथ ने। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि सितंबर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में किस योजना का उद्घाटन जो है किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जन धन जो है योजना। तो यहाँ पे किसका शुरुआत अगर किया गया बात करें हम तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना जो है उसका उद्घाटन किया है
केंद्रीय मंत्री मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है। वे मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण कल्चरों पर मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी करेंगे और इस अवसर पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी जो है इनके द्वारा दी गई। तो चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो तेलुगु भाषा को। बिल्कुल भैया, तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका जो है निभाई है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के इतिहास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? बांग्ला है। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? बांग्ला है। ठीक है, एक बार सही प्रश्न देखिए कि भारत किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईयर कहते हैं? तो तेलुगु भाषा को। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के FY 2024 से लेके 25 GDP वृद्धि के अनुमान को कितने प्रतिशत रहने का जो है अनुमान जो है लगाया है? 6.5%, 6.8%, 7% या 7.2%। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है, जो कि पिछले अनुमान में 6.8% से 20 आधार अंक जो है वो अधिक है। यह संशोधन जो है IMF की अद्यतन विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट को दर्शाता है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें अनुमान लगाया है तो 7% जो है रहने का अनुमान जो है वो लगाया है। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष जो है आरंभ किया गया? 1972। बिल्कुल, किसमें? 1972 में। सबसे अधिक डाकघर जो है किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर की बात करें तो सबसे अधिक डाकघर भारत में है। मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है? 022 है स्टडी कोड। ठीक है, सही प्रश्न देखिए कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष जो है आरंभ किया गया? 1972। सबसे अधिक डाकघर भारत में। मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है? 022 जो है इसका स्टडी कोड है। चलिए आगे चले और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया। तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश हो गया है। बिल्कुल दोस्तों, नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश हो गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में नेपाल की ओर से इसके अनुमोदन संबंधी दस्तावेज दिए गए हैं। नेपाल दूतावास के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बैठक के दौरान इस सिलसिले में दस्तावेज का जो है आदान प्रदान जो है वो किया गया। तो फिलहाल यहाँ पे इंटरनेशनल सोशल अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश नेपाल जो है वो बना है। चलिए आगे चले, यहाँ पे प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ जो है वो कब किया गया? तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का जो प्रारंभ है वो 1880 ईस्वी में जो है वो किया गया। आगे चले, भारत में डाक टिकट जो है कब जारी किया गया? तो 1854 ईस्वी में जो है डाक टिकट जो है वो जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है? तो वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है भैया, आगे चलें अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से कितने सिस्मिक संकेतों के पहचान कर महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो हासिल की है?
तो 200, 225, 250 या 275। तो बता दें कि मिशन चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद पर एक लैंडर और एक रोवर को उतारा गया। इसका नाम क्रमशः विक्रम और प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, देखिए दोस्तों बात करें तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था। और बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का मकसद था कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत का पहला देश जो है वो बना। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो बिल्कुल यहाँ पे कितने सेस्मिक संकेतों की जो है पहचान की गई है, 250। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। हम चले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है या मुख्यालय वो कहाँ पे स्थापित है, देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे, देहरादून में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है किस भाषा में है, तो कुरल जो है वो तमिल भाषा में है। ठीक है, तमिल भाषा। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता जो है वो मिलती है, संसदीय सरकार। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, संसदीय सरकार। संसदीय सरकार। एक बार से प्रश्न देख लीजिए, भारतीय सर्वशिक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पे, देहरादून में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में, तमिल भाषा में। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, संसदीय सरकार में। तो ये रहा दोस्तों, और इसी तरीके से अन्य क्लास के साथ मैं फिर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।